घना पक्षी विहार वर्षा ऋतु के आरंभ से वसंत ऋतु के अंत तक सैलानियों का स्वर्ग बना रहता है। यानी कि वर्षा ऋतु जब आरंभ होती है तब से लेकर के और वसंत ऋतु तक, वर्षा ऋतु से वसंत ऋतु तक ये क्या बना रहता है, ये स्वर्ग टूरिस्ट के लिए। क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और इन पक्षियों को देखने के लिए अनेक देशों से कुछ स्टडी के लिए, कुछ उनके बारे में जानने के लिए और कुछ उनको देखने के लिए यहाँ पर लोग आते ही रहते हैं, सैलानी टूरिस्ट। इस अवधि में इसके लगभग 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 मीटर गहरे पानी का सागर सा लहराता रहता है। यानी कि एक वहाँ पर क्या बन जाती है, एक झील सी बन जाती है, क्योंकि बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और उसमें एक झील सी बन जाती है। इस प्राकृतिक झील में, यानी कि ये किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है बल्कि एक प्रकृति के द्वारा ही बन जाती है, इसलिए इसको प्राकृतिक झील कहा जाता है। क्रीड़ा करते समय पक्षी दर्शकों का मन मोह लेते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है पक्षी को, मतलब उसमें क्रीड़ा करते हुए जो सैलानी आते हैं उनको। पक्षियों को अति निकट से देखने के इच्छुक पर्यटकों के लिए इस झील में नौका विहार की व्यवस्था भी है। नौका विहार, नौका मिस होती है नाव। अब प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये बहुत ही पुराने समय की बात है, लेकिन आज वर्तमान के अंदर जो ये झील है नौका चलाने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम हो गई है, केवल दलदल बचा हुआ है। और पहले शायद काफ़ी पुराने समय में यहाँ पर नौका के द्वारा उन पक्षियों को नज़दीक से देखने के लिए सुविधा थी, लेकिन आज यहाँ अगर आप जाते हैं तो देखते हैं कि ये झील के अंदर केवल छिछला पानी रह गया है। यानी कि छिछली ही एक छिछली जिसमें बहुत ही कम पानी, यानी कि दलदल ही दलदल है। अगर कोई एक व्यक्ति चला जाए तो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर नौका विहार की व्यवस्था शायद पहले थी। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना, नौका के द्वारा यानी कि बोट के द्वारा, नाव के द्वारा वहाँ पर क्या करना, उसके अंदर घूमना, लेकिन ऐसा आज नहीं है। इस छिछली झील का आधा क्षेत्र चारों ओर से दलदली है और बिल्कुल दलदली, दलदली का मतलब होता है केवल वहाँ पर दलदली दलदल है, कीचड़ी कीचड़ है। तो ये उसका चारों ओर का क्षेत्र बता रहे हैं। इसमें उगी लंबी घास तथा किनारों के ऊपर बबूल, बेर, कदम्ब आदि के पेड़ जल पक्षियों की को दूर से ही आकर आमंत्रित करते दिखाई देते हैं। बबूल के पेड़ हैं और कदम्ब के पेड़ हैं, बेर के पेड़, बेर मतलब झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो झाड़ी है। और हमारे यहाँ पर जो हम भाषा में किक्कर कहते हैं, बबूल है, कदम्ब के पेड़ हैं, ये ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हीं पेड़ों पर वो पक्षी बैठते रहते हैं और जैसे ही वहाँ पर घोंसला बनाते हैं और फिर क्या कर देते हैं और वहाँ जा कर के पानी में वो तैरते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के पक्षियों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन सामग्री उपलब्ध रहती है। यानी कि कीड़े मकोड़े वहाँ पर उस दलदल में बहुत सारे मिल जाते हैं, तो उनको मांसाहार मतलब मांस मिल जाता है, और जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए क्या है, वहाँ पर घास जो लंबी लंबी होती है, बहुत ही अच्छी अच्छी वो हरी हरी घास है, वो उनको मिल जाती है खाने के लिए। पक्षियों को भोजन, प्रजनन, संचरण और आवास की दृष्टि से ये अत्यंत जो स्थल है वो बहुत ही प्रिय है। यानी कि कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर पक्षी के लिए एक बहुत ही उपयुक्त वातावरण मिलता है, उसको उपयुक्त स्थान मिलता है उसको। किस प्रकार से, भोजन के लिए घास भी है और कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रजनन के लिए एक ऐसा स्थान मिल जाता है जो उनकी मतलब है ना अनुकूल है उनके लिए, कि वो अपने बच्चे हैं वो आसानी से वहाँ पर पैदा कर सकते हैं। संचरण, संचरण का मतलब होता है विचरण करना, एक जगह घूमना, तो जगह घूमने के लिए भी काफ़ी स्थान है।
तो कहने का मतलब भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, संचरण के लिए, आवास के लिए, आवास मीन्स रहना, रहने के लिए, इन चारों चीज़ों के लिए ये पक्षियों की पहली पसंद है। तो जिसको छोड़ करके पक्षी है वो दूसरी जगह जा ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये बताया है कि इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी जगह है। पक्षी विज्ञानियों द्वारा इस पक्षी विहार में 375 जातियों के पक्षियों की गणना की जा चुकी है। यानी कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 375 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें 240 किस्म के प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी यानी कि जो दूसरे देशों से आते हैं, 240। ठीक है, विदेशों से लगभग 110 जातियों के हजारों पक्षी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। 110 प्रकार के हजारों पक्षी यहाँ प्रतिवर्ष क्या करने आते हैं, घूमने आते हैं। तो इस प्रकार से टोटल उन्होंने ये बताया है कि 375 प्रकार के पक्षी हैं। दूसरे से देशों से कितने आते हैं, 240 किस्म के, और विदेशों से लगभग 110 प्रकार की जातियों के यहाँ पर पक्षी आते हैं। तो अब ये था इस पेज में। अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे, इसलिए पेज है वो पलटिए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अध्ययनकर्ताओं द्वारा गत वर्षों में यहाँ हजारों पक्षियों के पैरों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहना करके छोड़ा गया। यानी कि एक ऐसा मतलब संस्थान है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एक सोसाइटी है प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा क्या की जाती है, पक्षियों की जांच की जाती है, पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जांच कर रहे हैं कि ये वास्तव में कौन कौन से देशों से आते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पैरों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहना देते हैं। उनको पकड़ पकड़ के उनके पैरों को एल्यूमिनियम के छल्ले पहना देते हैं और फिर प्रत्येक छल्ले पर पक्षी का मूल स्थान एवं उसकी संख्या अंकित होती है। यानी कि उनके पैरों पर उस स्थान का नाम होता है और उस पर नंबर लिखे रहते हैं कि ये कौन कितने प्रकार का कौन सा पक्षी है, किस स्थान से आया है। इन छल्लों से पक्षियों की यात्रा दूरी का पता चल जाता है। सन 1967 में 67 में यहाँ का छल्ला पहने एक पक्षी 4600 किलोमीटर दूर रूस के लेसंकी नामक स्थान पर पाया गया। ये जांच की गई 1967 में। 4600 किलोमीटर दूर रूस के एक क्षेत्र में जाकर के उसकी जांच की गई कि यहाँ से पक्षी कहाँ चला गया, रूस में पाया गया। इसका मतलब 4600 किलोमीटर की दूरी तय करके वो कहाँ आया, राजस्थान में आया। जिस प्रकार पक्षी घना पक्षी विहार में चिन्हांकित हजारों पक्षी रूस में देखे गए, उसी प्रकार रूस के चिन्हांकित पक्षी घना पक्षी विहार में पाए गए हैं। ये एक जांच की गई कि रूस के अंदर जो पक्षी हैं जिनको चिन्हांकित अर्थात चिन्ह द्वारा उनको अंकित कर दिया गया, तो यहाँ के पक्षी कहाँ, घना पक्षी विहार में, और घना पक्षी विहार के कहाँ, रूस के अंदर। तो इस प्रकार से ये जांच की गई, उनके चिन्ह अंकित किए गए, तब पता चला कि यहाँ से यहाँ के पक्षी हैं वो आते जाते रहते हैं। भारत के विभिन्न स्थानों से आने वाले पक्षी तो जुलाई की प्रथम वर्षा से ही जब जुलाई में
वर्षा होती है शुरुआत, तब से ही भारत के, ये तो विदेशों की बात है, भारत से भी आते हैं बहुत सारे पक्षी इधर उधर, जैसे मान लो दूसरे राज्य से हैं, वो कहाँ आते हैं, राजस्थान आते हैं, तो जुलाई से ही आना उनका शुरू हो जाता है। प्रथम वर्षा में ही यहाँ वृक्षों, झाड़ियों और घास में अपने घोंसले बनाने लगते हैं और वंश वृद्धि करने लगते हैं। वंश वृद्धि का मतलब बच्चे पैदा करने शुरू कर देते हैं। यहाँ की विशाल जलराशि में विहार करती मुर्गाबियाँ, हंस एवं बतखें, उथले पानी में ध्यान मग्न खड़े बगुले एवं सारस, आकाश में उड़ते तथा वृक्षों पर मंडराते रंग बिरंगे जल पक्षी और उनका कलरव अत्यंत ही मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है। मनोरम का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, मुर्गा भी है, सारस है, हंस है और क्या नाम है, और भी बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो क्या करते हैं, बगुले है, बगुला, ये सारे के सारे पक्षी यहाँ आकर के इतना शोर करते हैं, इतना मतलब है ना कोलाहल मचाते हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही, जो सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पक्षियों की जो चहचहाट है, उनका कलरव है, कलरव का मतलब ही होता है कलरव, कलरव का मतलब होता है पक्षियों की आवाज़। तो ये यहाँ का जो पक्षियों की जो आवाज़ है, कलरव है, वो बहुत ही मन को अच्छा लगने वाला दृश्य पैदा करता है। अब शरद ऋतु में साइबेरिया, ताशकंद, मंगोलिया, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, जर्मनी के बहुरंगे हजारों पक्षी सर्दियां बिताने यहाँ आते हैं। तो ये जो मैंने नाम बताए हैं, साइबेरिया, ताशकंद, मंगोलिया, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, जर्मनी आदि जो मैंने नाम बताए हैं, ये यहाँ पर क्या करते हैं, अपने देश में वहाँ पर क्या है, शायद सर्दी है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस स्थान को छोड़ करके यहाँ पर आ जाते हैं और सर्दियाँ बिताने के बाद में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये अपने देश है वो वापस चले जाते हैं। और ग्रीष्म आरंभ होते होते, ग्रीष्म आरंभ का मतलब जब गर्मी शुरुआत होती है तो वो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, वापस लौट जाते हैं। उस समय तक उनके देश में बर्फ पिघलने लगती है। अप्रैल तक लगभग सभी विदेशी पक्षी यहाँ से चले जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जुलाई से स्टार्ट होकर के ये और अप्रैल तक क्या कर देते हैं, वापस उस स्थान को खाली कर देते हैं। तो फिर मई, जून और फिर जुलाई, फिर वापस है ना दूसरे महीने ये आना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है सिलसिला है वो क्या होता है, प्रत्येक वर्ष है वो लगातार जारी रहता है। सुदूर साइबेरिया के बर्फ से सफ़ेद सारस, साइबेरिया से सफ़ेद सारस आते हैं। भूरे कल हंस होते हैं भूरे रंग के, तथा अनेक प्रकार की बतखें आदि पक्षी बड़ा दिन मनाने भरतपुर आते हैं और ब्रज की होली का आनंद लेकर के लौट जाते हैं। साइबेरियाई सारस आकार में भारतीय सारस के समान होते हैं, किंतु उनका रंग बिरंगा रूप नैनाभिराम होता है। नैनाभिराम का मतलब होता है नैन अर्थात आँखें और अभिराम का मतलब रुकना, यानी कि जैसे ही हम उस प्रकार के पक्षी को देखते हैं तो हमारी आँखें वहाँ रुक जाती हैं उसको देखने के लिए, तो उसको बोलते हैं नैनाभिराम। हालांकि दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है कि इस प्रकार के रंग बिरंगा जो रूप है उसका, वो क्या कर देता है, हमें देखने के लिए मजबूर कर देता है। इनकी चोंच और पैर लाल तथा चमकीले होते हैं। उड़ने पर पंखों के अगले भाग काले दिखाई देते हैं और इनको आकाश में अंग्रेजी के वी आकार की आकृति में उड़ते देखा जा सकता है। आपने देखा होगा जो चित्रकार होते हैं वो पक्षी को उड़ने के लिए भी आकार बना देते हैं, तो
तो ऐसा लगता है जैसे एक लाइन से क्या हो रहा है, बहुत सारे पक्षी उड़ते आ रहे हैं। तुरही जैसी इनकी, तुरही एक तुरही होती है ना जो बजाने के लिए होती है, वो तुरही जैसी इनकी तीखी किंतु सुरीली बोली अत्यंत कर्णप्रिय होती है। तुरही होता है एक वाद्य यंत्र होता है प्यारे बच्चों, जो बहुत ही मतलब कानों को फाड़ने वाला, कानों को मतलब भेदने वाला है ना। एक वो जो आपने देखा होगा सीरियल में काफ़ी जो युद्ध होते थे, उन युद्ध को शुरुआत करने के लिए तुरही बजाते थे और बाद में है ना उसके बाद में युद्ध वो स्टार्ट होता, या कोई भी काम होता तो, या राजा आ रहा है तो वो तुरही से उनको सावधान करते कि राजा महाराजा हैं वो पधार रहे हैं। तो इस प्रकार से तुरही वाला ऐसा मतलब बहुत ही तीखा, जो कानों को एक तरह से बहुत ही मतलब है ना सुनने, जो सुन नहीं सकते ऐसा कर्ण प्रिय, लेकिन इनकी जो सुरीली आवाज़ है वो बहुत ही अत्यंत कर्णप्रिय होती है। इस पक्षी विहार में आने वाली विदेशी पक्षियों में राजहंस, सुरखाव, चकवा चकवी, सींख पर, पिसन, वेसवुर, नीलसिर, चुपका, चहा, अबाविल, तिलेर, चातक आदि प्रमुख है। यानी कि इतने प्रकार के पक्षी हैं, वो शायद हमने तो देखे भी नहीं होंगे। इस प्रकार के इतने पक्षी यहाँ पर आते हैं। पक्षियों के अतिरिक्त, यानी कि पक्षियों के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ जानवर भी पाए जाते हैं, पशु भी पाए जाते हैं। पक्षियों के साथ में पशु भी। तो पशुओं में नीलगाय, चीतल, काले हिरण, सांभर, सुअर, वनगाय, अजगर आदि भी यहाँ स्वच्छंदता से विचरण करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये स्वच्छंदता का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से कि जहाँ घूमे वहाँ घूमते रहते हैं। जरख, ये जो जंगली पशु या जिनको ये कह सकते हैं खूंखार, जरख, सेही, सियार, वनबिलाव, बिज्जू, उदबिलाव, नेवला, खरगोश आदि भी यहाँ पर पर्याप्त संख्या में हैं। यानी कि ऐसे पक्षी भी पाए जाते हैं, पशु भी पाए जाते हैं, और जंगली जानवर जो खूंखार होते हैं, जो जानवरों को मार करके खाते हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सारसों की नृत्य लीला, सारस होते हैं उनकी नृत्य लीला, नृत्य का मतलब डांस, नृत्य करना। तो ये सारस होते हैं वो डांस करते हैं, तो उसको बोला गया है नृत्य लीला। नृत्य लीला बया की नीड़ निर्माण कला, हंसों की मदमाती चाल, पनडुब्बी की सर्प सम गिरवा की हरकतें। पनडुब्बी का मतलब होता है जो पानी के अंदर डूब करके चलती, ऐसे सर्प का मतलब सर्प के समान। सांप की तरह, गिरवा का मतलब होता है गर्दन, सांप की तरह गर्दन। हरकतें, हवेशियों की आखिट प्रक्रिया, चकवा चकवी की रात्रिकालीन विरह वेदना। यानी कि चकवा चकवी होते हैं वो दिन में मिलते हैं लेकिन रात को क्या कर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उनकी क्रदन, यानी कि वो रात को एक दूसरे से मिलने के लिए क्या करते हैं, क्रदन करते रहते हैं और चीखते चिल्लाते रहते हैं। विरह वेदना, जल कौवों की गोताखोरी, यानी कि जल के अंदर जो कौवे होते हैं उनकी गोताखोरी, वो गोते लगा करके वहाँ पर उड़ते रहते हैं, उनकी कला। बगुला भगत की दगाबाजी, बगुला क्या करता है, ध्यान लगा करके बैठा रहता है, जैसे जो मछली ऊपर आती है तो उसको चपाक से पकड़ करके खा जाता है, तो वो बगुले की दगाबाजी, उसको बोलते हैं धोखाबाजी। यानी कि ऐसा लगता है जैसे चुपचाप बैठा बेचारा, जैसे ही ऊपर कोई जानवर, वो क्या नाम है, कीड़ा या कोई भी है ना मछली आती है तो उसको वो पकड़ के खा जाता है। पपीहे की पीऊ पीऊ, कोयल की कूक, चातक की चोटी और सोन चिड़िया की कजरारी आंखें। कजरारी क्या होती है, जिसके अंदर काजल डली हुई है, बहुत ही सुंदर लगने वाली आंखें। हिरण की छलांगे,
चित्तलों की सुंदर काया, चीतल होता है हिरणी होता है काले रंग का। आलसी अजगर, आलसी अजगर क्या होता है? जो पड़ा रहता है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से पड़ा रहता है। आलस से भरी नींद को कलम या वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि कोई भी इन चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को, अब प्रकृति के अंदर जो नदी है, पहाड़ हैं या कोई जंगल है, इन चीज़ों को हम अपने शब्दों के अंदर बयां नहीं कर सकते। कहने का मतलब यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं केवल आप उनको देख करके ही क्या कर सकते हैं, उनका असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उनको आप जैसे मान लो जंगल में घूमना, पेड़ों पर चढ़ करके उनके है ना हिंडोले लेना, या पहाड़ों पर जा कर के वहाँ का दृश्य देखना, नदियों की कल के बहते, और जंगलों के अंदर है ना उन जानवरों को देखना, पक्षियों को देखना, ये एक देख करके किसी चीज़ को प्राकृतिक, यानी कि साक्षात हमारे आंखों के सामने कोई घटना घटित हो रही है, उसको जो देख करके हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम किसी पुस्तक में लिखे हुए चीज़ को पढ़ करके प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात है वो यहाँ लेखक है वो हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इस जो मद भरी ऐसी जो चीज़ें हैं, उनका असली आनंद है वो कहाँ क्या कर सकते हैं, उनको वहाँ जा कर के देख कर ही प्राप्त कर सकते हैं। कलम से या वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि आपका कोई मित्र है वो जा कर के देख आया कोई चीज़ें और वो आपको बता रहा है, तो आप वो जो एक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सही आनंद, वो उसकी वाणी से, उसके बताने से प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो केवल आप जब देखेंगे न तभी प्राप्त कर सकते हैं। कि मान लो कोई आपका दोस्त है वो फिल्म देख करके आ गया और वो आपको स्टोरी बता रहा है, उसकी कहानी बता रहा है, तो वो जो आनंद आप जो साक्षात इस फिल्म को देख करके प्राप्त कर सकते हैं, वो उसके देखने से कतई नहीं मिल सकता। यही बात यहाँ समझा रहे हैं। यहाँ तो स्वयं ही आकर कैमरे, वीडियो कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर से इसके सजीव चित्रण लेकर एवं स्वरबद्ध कर रसानुभूति की जा सकती है। और बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैं यही बात समझाने की प्रयास कर रहा था इतनी देर से कि इन चीज़ों को हम कैमरे में कैद करके या उनकी रिकॉर्डिंग करके या उनकी फ़ोटो ले करके हम असली आनंद है वो प्राप्त कर सकते हैं। केवल उनको पढ़ करके या किसी से सुन करके उसका जो आनंद होता है, एक मज़ा होता है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हमने पढ़ा, इसके बारे में हमने जानकारी ली कि केवलादेव जो घना पक्षी विहार है वो कहाँ पर है, कैसा है, इसको किस प्रकार किन लोगों ने बनाया और बाद में किस प्रकार इसका संरक्षण किया गया। तो इस प्रकार की जानकारी हमने प्राप्त की। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि आप YouTube पर सर्च करके इसके अनेक वीडियोज़ हैं वो देखें और देखने के बाद में असली आनंद है वो प्राप्त करने की कोशिश करें। और कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो बेझिझक वो मेरे से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।